बात कर रहे हैं हम एंट्रोपी की। एंट्रोपी में हम बात करेंगे रैंडमनेस की। एंट्रोपी का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। इसके लिए सिंबल कौन सा यूज होता है? कैपिटल एस। रैंडमनेस बेसिकली है क्या? ये कोई ऐसी सीधी सादी चीज नहीं है जिसको मैं समझा दूं भाई ये रैंडमनेस है। रैंडमनेस अलग अलग पॉइंट से देखा जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं स्टेट की, तो स्टेट के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए सॉलिड कम रैंडम है, लिक्विड ज्यादा रैंडम है और गैस सबसे ज्यादा रैंडम है। दूसरी बात स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रैंडमनेस के। अगर रैंडमनेस ज्यादा है तो इसका मतलब स्टेबिलिटी कम होगी। तीसरी बात टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रैंडमनेस इंक्रीज होती है। चौथी बात नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो रैंडमनेस कम होगी। पांचवी बात बॉन्ड एंथैल्पी, अगर बॉन्ड एंथैल्पी स्टेबल है या ज्यादा है बॉन्ड एंथैल्पी तो रैंडमनेस कम होगी। ऐसे और कुछ छोटे मोटे पॉइंट भी आएंगे, मैंने ये वो ब्रीफ कर दिया थोड़ा सा पॉइंट जिनसे तुम्हें पता चल जाए रैंडमनेस होती क्या है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो और समझ में आएगी। एक और बात, एंट्रोपी या डिग्री ऑफ रैंडमनेस इज अ स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे नहीं। तो चेंज इन एंट्रोपी ही हमें निकालनी पड़ेगी। चेंज इन एंट्रोपी को हम डेल्टा एस से दिखाएंगे, जिसका मतलब है एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। पहले कितनी थी एंट्रोपी और अब कितनी एंट्रोपी, दो सिचुएशन लेके चलेंगे और उनके बीच में एंट्रोपी निकालेंगे। ठीक। अब बात आती है एंट्रोपी क्या हो सकती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज इन रैंडमनेस और नेगेटिव का मतलब डिक्रीज इन रैंडमनेस। अगर रैंडमनेस बढ़ रही है तो चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव है, अगर रैंडमनेस घट रही है तो चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव है। इसके बाद हमारे पास एक क्राइटेरिया है। इसके बाद बात करते हैं हम स्पॉन्टेनियस की। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता क्या है? वो प्रोसेस जिसको एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड ना हो वापस लाने, एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड हो वापस लाने के लिए, एक डायरेक्शन में वो खुद ब खुद चलता रहे। ऐसा प्रोसेस जो बाय डिफॉल्ट हो, ठीक है, उसको वापस लाने के लिए, रिवर्स करने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी लगानी पड़े। भैया अगर आपको किसी प्रोसेस को वापस लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी का इस्तेमाल करना पड़े
तो वो एक डायरेक्शन में चलने वाला प्रोसेस है, वो एक डायरेक्शन में चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है, बात समझ आई? तो हमने आपसे कहा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो अपने आप होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको रिवर्स करने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी की, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं आपसे कहूं आइस मेल्ट हो रही है और वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो आप कहोगे ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। लेकिन अगर यही मैं बात करूं कि आपकी सराउंडिंग में टेम्परेचर 0 से कम है, जैसे आप आसपास का वेदर बदल दो, लंदन की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे वाटर फ्रीज हो रहा है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो दोनों की दोनों चीजें एक चीज पे डिपेंड करती है, वो क्या है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अगर मैं आपसे कहता हूं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसा है जो बाय डिफॉल्ट होता है। जैसे दिल्ली में आइस बाय डिफॉल्ट मेल्ट हो जाती है, आप कहोगे भैया दिल्ली में फ्रीज भी हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको एक्सटर्नल एजेंसी लगानी पड़ती है जिसको आप फ्रीज कहते हो। वो एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंसी लगाओगे तो ये प्रोसेस इन्वर्ट होगा, नहीं तो इन्वर्ट नहीं होगा। ये प्रोसेस बाय डिफॉल्ट इन्वर्ट नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूं कि कोई चीज है जो कंबस्शन करती है, जैसे आपको पता है कि भैया एक एक्स कंपाउंड है जो आग पकड़ता है, जैसे ही एयर के एक्सपोजर में आता है, आप बोल सकते हो ऐसा करता है एक्टिव मेटल, जैसे सोडियम। सोडियम और पोटेशियम पानी के एक्सपोजर में आते हैं या हवा के एक्सपोजर में आते हैं तो जलने लगते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो वो उनका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा, मैं कहूं कि अगर गोल्ड की रिएक्शन करानी है तो आप कहोगे स्पॉन्टेनियस नहीं है, गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करता। प्लेटिनम की रिएक्शन करानी है, स्पॉन्टेनियस नहीं है, प्लेटिनम रिएक्ट ही नहीं करता। लेकिन सोडियम की रिएक्शन करानी है, सोडियम अपने आप रिएक्ट करता है, स्पॉन्टेनियसली वो रिएक्ट करता है, अपना ऑक्सीडाइज बनाता है। एक बात। दूसरी बात, क्या सोडियम नॉन रिएक्टिव नेचर का है? नहीं। उसको नॉन रिएक्टिव रखने के लिए आपको उस पर जोर डालना पड़ेगा। हम सोडियम या पोटेशियम को किसी ऐसी जगह पे सेव करेंगे जो इनर्ट होगी, जहां पर वो रिएक्ट ना कर पाए। वो क्या है? केरोसिन। केरोसिन में डिप करके रखा जाएगा इनको, जिससे वो सेफ रहे। तो एटमॉस्फेयर ही चेंज कर दिया तुमने उसका? हाँ, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। तो स्पॉन्टेनियस क्या है? आप कह सकते हो जो बाय डिफॉल्ट ना हो। अच्छा, इसका उल्टा नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद नहीं होता। दूसरा, इसको रिवर्स करने के लिए या इस तरीके की बात हम नहीं करेंगे कि एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए या नहीं चाहिए, ये खुद ब खुद नहीं होता। जो बाय डिफॉल्ट ना हो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इन दोनों को जज करने के लिए जिस टर्म के हमें रिक्वायरमेंट है वो है स्पॉन्टेनिटी। और स्पॉन्टेनिटी को जज करना कोई एक सीधा साधा तरीका नहीं है, उसको हम डिग्री ऑफ रैंडमनेस से जज कर सकते हैं। ठीक है। और जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था एंथैल्पी, उससे जज कर सकते हैं। देखेंगे कैसे। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनिटी को पता करने के लिए हम पहले बात करते हैं, इसके लिए क्राइटेरिया यूज करते हैं, वो है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अगर डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ी, यानी कि डेल्टा एस अगर पॉजिटिव हुई, तो हमने माना कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। मैं स्पॉन्टेनियस के लिए अब एस यूज करा करूंगा, नहीं कर सकते एस तो उसके लिए करते हैं स्पॉन्टेनियस, ये लो। ठीक है। और अगर डेल्टा एस नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बात करी हमने, काफी हद तक ये ठीक लग रहा था, लेकिन हर जगह ये फिट नहीं हो रहा था।
तो एक और क्राइटेरिया हमारे सामने आया, वो था एंथैल्पी, और ये भी काफी रिएक्शंस में बिल्कुल सही और सटीक काम करता है। एंथैल्पी के मैं आपको दो पार्ट बताता हूं। चेंज इन एंथैल्पी या तो नेगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक। और ये आज पहली बार नहीं सुन रहे हो आप ये दो वर्ड, ये अपन 10th से पढ़ते आ रहे हैं। एक्सोथर्मिक का पॉइंट समझेंगे। एक्सोथर्मिक का मतलब है स्पॉन्टेनियस, और एंडोथर्मिक का मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, एक रिएक्शन लिखने जा रहा हूं मैं, 12th क्लास में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास का। ठीक है, कि अगर मैं नाइट्रोजन की रिएक्शन कराऊं फ्लोरीन के साथ और वो बना ले NF3, और इसका डेल्टा H देखो क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस। अब आपसे कोई पूछे भाई ये प्रोसेस कैसा है, तुम कहोगे भैया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अच्छा, बैलेंसिंग की टेंशन मत लेना, ये लो कर दी बैलेंस। तो अब आप कहोगे भैया ये रिएक्शन होना स्पॉन्टेनियस है, मतलब प्रोडक्ट बनना चाहिए, प्रोडक्ट बनना चाहिए, इसका मतलब प्रोडक्ट स्टेबल है। इसका ये मतलब नहीं है कि रिएक्टेंट अनस्टेबल है। तुम कहोगे भैया रिएक्टेंट में भी तो कंपाउंड थे, उनमें से कोई अनस्टेबल है क्या? मुझे क्या पता, मैं ये जानता हूं नाइट्रोजन तो इनर्ट है रूम टेम्परेचर पे, ये तो बहुत स्टेबल है, और आपको अच्छे खासे अमाउंट में ये एटमॉस्फेयर में पाई भी जाती है। तो पता चल गया कौन है जो रिएक्शन कर रहा है, फ्लोरीन। F2 अनस्टेबल है। देखो कहां से बात कहां तक पहुंच रही है, थर्मोडायनेमिक्स से उठकर इनऑर्गेनिक में घुस गई बात। क्यों अनस्टेबल है? अब किसने कहा भैया क्यों अनस्टेबल है, फ्लोरीन के पास ऐसी क्या दिक्कत है, दोनों बॉन्ड शेयर तो कर रहे हैं। एक चीज है जिसका नाम है लोन पेयर, मैं कहता हूं ये बहुत अनस्टेबिलिटी फैलाता है। क्यों? रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल। लेकिन एक और खास बात, फ्लोरीन का साइज छोटा है तो ये लोन पेयर एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए, और अगर एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गए तो रिपल्शन इनका बढ़ गया, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो F2 गैस अच्छा कंपाउंड नहीं है, FF बॉन्ड बहुत वीक है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, F2 को टूट जाना चाहिए। टूट कर क्या बने, किसी के भी साथ रिएक्ट कर जाएगा। नाइट्रोजन मिली, नाइट्रोजन साथ रिएक्शन करके NF3 बना लेगा। क्या NF3 स्टेबल कंपाउंड है? हाँ, NF3 स्टेबल कंपाउंड है। इसका थर्मोडायनेमिक्स में कौन सबूत देता है? ये डेल्टा H इसका नेगेटिव है। कोई तुमसे पूछे कोई ऐसा एविडेंस है जिससे आप कह सकते हो थर्मोडायनेमिकली NF3 इज स्टेबल, तो आप कहोगे हाँ जी हमारे पास एक ऐसा एविडेंस है, वो ये कि इसका डेल्टा H नेगेटिव है। अब आपने कहा भैया रैंडमनेस की बात नहीं की आपने, करेंगे हम। अब से दो क्राइटेरिया की बात करा करेंगे, डिग्री ऑफ रैंडमनेस और एंथैल्पी। अगर एंथैल्पी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, अगर एंट्रोपी पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस निकल कर आई, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, आइस का मेल्ट होना दिल्ली में अलग बिहेवियर दिखाता है और वही लंदन में अलग। तो मतलब कौन सी चीज का फर्क है यहां पर? टेम्परेचर। ये दोनों क्राइटेरिया भी काम नहीं कर पा रहे थे स्पॉन्टेनिटी में, इसलिए हमने एक तीसरा क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया, नाम टेम्परेचर। टेम्परेचर एक और क्राइटेरिया आ गया। आप सारे बच्चे ध्यान देंगे, टेम्परेचर कैसे काम करेगा, ये सीधा सीधा रोल में नहीं आता, ये इन दोनों के साथ मिलके रोल में आता है। ऐसा किसने बताया? गिब्स ने। और एक नया टॉपिक आया, गिब्स फ्री एनर्जी, कैपिटल जी से दिखाया जाता है। किसे दिखाया जाता है? कैपिटल जी से। देखते हैं क्या कहता है ये कहता है भाई जी जो है वो है H माइनस प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, TS। G इज इक्वल्स टू H माइनस TS।
ठीक है। तो फिर वही गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, ये भी एक स्टेट फंक्शन है, और अगर स्टेट फंक्शन है तो इसमें भी चेंज निकाला जाएगा, और अगर इसमें भी चेंज निकाला जाएगा तो डेल्टा जी क्या बनेगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। टेम्परेचर कोई स्टेट फंक्शन नहीं है जो मैं उसमें चेंज लाऊं, टेम्परेचर कोई स्टेट फंक्शन नहीं है जिसको मैं मेजर नहीं कर सकता बिना चेंज लाए, टेम्परेचर को मैं मेजर कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ तीन चीजें आई, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एक फॉर्मूला बना। अब मेरी बात सुनो, डेल्टा एस हो सकता है नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। नेगेटिव का मतलब लेस रैंडमनेस, पॉजिटिव का मतलब मोर रैंडमनेस। खत्म कहानी। डेल्टा एच ये भी हो सकता है नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब मोर एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक। ये चार बातें तो समझ आ गई। और मैंने आपको पीछे बताया था नेगेटिव हो अगर डेल्टा एस तो इसका मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस, एक्सोथर्मिक का मतलब स्पॉन्टेनियस, एंडोथर्मिक का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। ये बातें चारों बातें एक दूसरे पे डिपेंड करती है, साथ के साथ एक और चीज पे डिपेंड करती है, देखो मैं इसको सर्कल कर रहा हूं, टेम्परेचर। लेकिन जब मैं ये तीनों क्राइटेरिया देख लेता हूं एच टी और एस तो टेंशन खत्म। अब सिर्फ एक क्राइटेरिया रह गया, वो है गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। डेल्टा जी के अंदर दो बातें आती है, जरा सारे बच्चे ध्यान देंगे, या तो डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है या डेल्टा जी पॉजिटिव हो सकता है, या तो डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है मतलब स्पॉन्टेनियस, या डेल्टा जी पॉजिटिव हो सकता है नॉन स्पॉन्टेनियस। इनके बीच की बात भी बता दी, अगर डेल्टा जी जीरो हुआ तो ना स्पॉन्टेनियस ना नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी जीरो तो इक्विलिब्रियम। तो यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर हो गया, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो जीरो होगा तो क्या होगा। डेल्टा जी की तीन वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो मतलब एट इक्विलिब्रियम। लास्ट क्लास में हमने जी एच टी और एस के बीच में एक रिलेशन पढ़ा था गिब्स फ्री एनर्जी का। उसमें यह था कि अगर जी नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस है, अगर जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। और ये जी डिपेंड करता है एच पे भी और एस पे भी। एच अगर नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस के फेवर में, एच अगर पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक स्पॉन्टेनियस के फेवर में नहीं है। एस अगर नेगेटिव है तो लेस रैंडम, लेस रैंडम होने के साथ साथ ये फेवर में नहीं है स्पॉन्टेनिटी के, और पॉजिटिव का मतलब मोर रैंडम, और ये फेवर में है। इन सब क्राइटेरिया में हमने एक टेम्परेचर मिस किया था, उसको इस इक्वेशन में देखा गया। देखो मैं यहाँ एक टेबुलर फॉर्म में बना रहा हूँ डेल्टा जी डेल्टा एच इन सब के बारे में। देखो पहला कॉलम है डेल्टा एच का, फिर दूसरा कॉलम है डेल्टा एस का, तीसरा है आपका डेल्टा जी का। देखो डेल्टा एच का मतलब है चेंज इन एंथैल्पी,
चेंज इन एंथैल्पी हो सकता है नेगेटिव हो, नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक। ये केस 1 हो गया, चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव, और दूसरी चीज है चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस। डेल्टा एस अगर पॉजिटिव हो तो क्या होगा, मोर रैंडमनेस। एक केस, दूसरा केस डेल्टा एच पॉजिटिव डेल्टा एस नेगेटिव, रिएक्शन एंडोथर्मिक है और रैंडमनेस कम है। अब इसको चेक करूंगा मैं डेल्टा जी से, जो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर मैं डेल्टा एच की वैल्यू रखता हूं नेगेटिव पहले केस में, और डेल्टा एस की भी वैल्यू रखता हूं नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव, तो यहां पर आपका आंसर आएगा डेल्टा जी नेगेटिव ऑलवेज। इसका उल्टा सेकंड केस, अगर मैं डेल्टा जी रखता हूं, डेल्टा एच रखता हूं पॉजिटिव, डेल्टा एस रखता हूं नेगेटिव, तो डेल्टा जी आएगा पॉजिटिव ऑलवेज। दो केस बन चुके हैं आपके, या तो डेल्टा जी आपका हमेशा नेगेटिव होगा या डेल्टा जी आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस है ऑलवेज। और इसका मतलब क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। पहले ये दो केस समझ लो। ऐसा हो सकता है, पहला केस क्या है, एक्सोथर्मिक मोर रैंडमनेस के साथ, दूसरा केस है एंडोथर्मिक लेस रैंडमनेस के साथ। तीसरा केस क्या बनता है आपका, तीसरा केस एक ये भी हो सकता है कि एक्सोथर्मिक हो और रैंडमनेस भी कम हो। एक्सोथर्मिक तो फेवर कर रहा है, लेकिन लेस रैंडमनेस फेवर नहीं कर रहा। तो क्या करोगे आप, तो आप चेक करोगे डेल्टा जी निकालने के लिए। अब जो नई चीज निकल कर आई है ना, वो ये है कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव प्लस नेगेटिव, दोनों चीजें नेगेटिव है। तो आप चेक करोगे कि डेल्टा एच बड़ा है टी डेल्टा एस से, या डेल्टा एच छोटा है टी डेल्टा एस से। अगर डेल्टा एच बड़ा है तो उसका साइन आएगा, यानी कि नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा। और अगर डेल्टा एच छोटा है तो उसका साइन नहीं आएगा, उल्टा साइन आएगा, यानी कि डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव। अब दोनों केस को अगर मैं देखता हूं आप, तो अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस। वो तब होता है जब डेल्टा एच बड़ा होता है टी और डेल्टा एस के प्रोडक्ट से, यानी कि टेम्परेचर लेस होता है। ठीक है, लेस देन वाला केस जो साइन जो आ रहा है वो टेम्परेचर के सामने आ रहा है। तो स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, और यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर ज्यादा है लेकिन ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। ये तीसरा केस बना है आपका। ठीक है, अब मैं अगर एक और केस लूं, दोनों पॉजिटिव हो तो, डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव हो तो,
पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, मोर रैंडमनेस, तो डेल्टा जी क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव चेक करना पड़ेगा। अगर डेल्टा एच बड़ा हुआ टी डेल्टा एच से, तो डेल्टा एच का साइन आएगा, यानी कि डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। और अगर डेल्टा एच छोटा हुआ टी डेल्टा एच से, तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा एच का साइन नहीं आएगा। तो यहां से क्या दिखाई देता है? यहां से दिखाई देता है अगर टेम्परेचर लो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस हाई टेम्परेचर पे। ये 4 केस बनाए हमने, यही 4 बन सकते हैं और कोई केस नहीं बनेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां से एनसीईआरटी का एक एग्जांपल उठा लेता हूं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? अ रिएक्शन A प्लस बी गिव्स यू C प्लस D प्लस Q। Q यहाँ पे हीट है, समझो, Q हीट है। अगर कोई चीज हीट प्रोडक्ट, किसी रिएक्शन में हीट प्रोडक्ट में होती है, तो इसका मतलब वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव है। एक बात पता चल गई, इज फाउंड टू हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी, एंट्रोपी पॉजिटिव है। तो कौन सा केस लगेगा? जब डेल्टा एच नेगेटिव हो, डेल्टा एच पॉजिटिव हो, तो डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर, फर्स्ट केस। ठीक है, तो वो कहता है द रिएक्शन विल बी पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, नहीं, पॉसिबल एट लो टेम्परेचर, नहीं, नॉट पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, नहीं, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, हाँ। ये हर टेम्परेचर पे पॉसिबल है क्योंकि इसका डेल्टा जी नेगेटिव है। नेगेटिव डेल्टा जी का मतलब है स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कहता है। इस क्वेश्चन में कहता है कि भैया एक रिएक्शन है जिसमें हाफ N2 रिएक्ट करता है हाफ O2 से और NO बनाता है, लेकिन उसका डेल्टा H तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव डेल्टा H फेवरेबल नहीं होता। फिर वो NO जो बनकर आया उसको एक और ऑक्सीजन देते हैं और वो NO2 बनाता है और डेल्टा H होता है नेगेटिव। अब मैं आपसे यहाँ कहता हूं कि ये कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिकल स्टेबिलिटी ऑफ NO। Enthalpy of formation of NO is positive, that is reaction is non-spontaneous or NO is not stable। फिर दूसरी रिएक्शन क्या कहती है? फॉर्मेशन ऑफ NO2 from NO is negative। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 कैसी है? नेगेटिव, दैट इज NO wants to convert in NO2। NO NO2 में कन्वर्ट होना चाहता है। इसका मतलब भी यही है कि NO स्टेबल नहीं है। पहली रिएक्शन बताती है कि NO बनकर स्टेबल नहीं है। NO बनकर स्टेबल नहीं है, फिर NO कुछ और बना रहा है और वहां पर स्टेबिलिटी दिखा रहा है। इसका मतलब एज अ रिएक्टेंट ये जल्दी रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्टिव है। यहां पता चलता है ये रिएक्टिव है, यहां पता चलता है कि ये स्टेबल नहीं है। बात तो एक ही है। तो डेल्टा एच, अब तुम कहोगे भैया इसमें आपने एंट्रोपी की बात क्यों नहीं करी? मैंने बताया था ना, अगर सिर्फ एक ही क्राइटेरिया दे रखा हो, यहाँ सिर्फ डेल्टा एच का क्राइटेरिया दे रखा था,
तो मैंने सिर्फ डेल्टा एच से पता लगाया। अगर वो सिर्फ डेल्टा एच से पता लगाने को कहे तो मैं सिर्फ डेल्टा एच से पता लगाऊंगा। अगर वो दोनों क्राइटेरिया दे तो मैं डेल्टा जी से पता लगाऊंगा। ठीक है, अब एक चीज पे और ध्यान दे लो, कई बार बच्चे पूछते हैं कि भैया इसमें मार्क्स कट गए, वो है स्टैंडर्ड। हाँ, दूसरी चीज है बेटा आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एस नॉट, डेल्टा जी, ये तीनों स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे है। इस बात का ध्यान रखना। कई बार बच्चे कहते हैं भैया वहां पे टेम्परेचर प्रेशर गिवन नहीं था। अगर वहां स्टैंडर्ड मेंशन कर दिया तो टेम्परेचर प्रेशर अपने आप गिवन है, ये गलती मत करना क्वेश्चन करते वक्त। ठीक है, अब हम आपसे बात कर रहे हैं किस चीज की, इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रिडिक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीज और डिक्रीज। लिक्विड कन्वर्ट हुआ है सॉलिड में, अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है तो एंट्रोपी हर हाल में डिक्रीज करेगी। लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ है तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, यानी कि डेल्टा एस होगा आपका नेगेटिव, एंट्रोपी डिक्रीज। सेकंड पार्ट, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो एंट्रोपी भी इंक्रीज करेगी। एंट्रोपी इंक्रीज करेगी इसका मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव। तीसरा केस, NaHCO3 का के 2 मॉलिक्यूल से वो टूट के 3 बन गए, तो रैंडमनेस कम हुई है, जगह के हिसाब से 2 चीजें 3 में टूट गई, तो रैंडमनेस डिक्रीज, एंट्रोपी डिक्रीज, यानी कि डेल्टा एस नेगेटिव। चौथा केस, H2 में बॉन्ड टूटा है, ये H2 था, टूटकर 2H बन गया, बॉन्ड डिसोसिएट करा है, बॉन्ड डिसोसिएट करा है तो एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है तो रैंडमनेस डिक्रीज हुई है। बॉन्ड डिसोसिएट करा है तो रैंडमनेस इंक्रीज हुई है, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। इसको मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा एनसीईआरटी का आंसर। बेटा इसको एनसीईआरटी बॉन्ड डिसोसिएशन की जगह इससे बता रही है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन 4Fe plus 3O2 गैस गिव्स यू Fe2O3 देगा और क्या देगा बेटा, Fe2O3 दे रहा है, FeO दे रहा है, मेरी रिएक्शन पूरी लिखी हुई। हाँ ठीक है, अब वो कहता है एंट्रोपी चेंज इज, अब बात सुनो इसकी, ये कहता है इसमें डेल्टा एस जो आपका आता है वो है -549.4। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव एंट्रोपी, नेगेटिव एंट्रोपी होने के बाद भी, नेगेटिव एंट्रोपी होने के बाद भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैसे हो सकती है, तो आप कहोगे शायद उसका डेल्टा एच इससे ज्यादा नेगेटिव होगा। अब उससे क्या फर्क पड़ता है, एक तो डेल्टा जी पे फर्क पड़ता है, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव आता है, टोटल डेल्टा जी नेगेटिव आता है, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। एक जवाब। दूसरा जवाब, इसके एक और आंसर भी हो सकता है इसका, देखो मैं जगह बनाता हूं यहाँ पे। एक जवाब तो ये हो गया
एक जवाब इसका ये हो सकता है, डेल्टा एस दो होती है बेटा, एक डेल्टा एस होती है सिस्टम की, वो उसने दे रखे -549.4, एक डेल्टा एस होती है सराउंडिंग की, वो होती है डेल्टा एच बाय टी, माइनस डेल्टा एच बाय टी, वो कितनी आएगी, -1648 into 10⁻³ divided by 298 केल्विन। तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या आता है आपका, ये ज्यादा पॉजिटिव आता है डेल्टा एस सिस्टम से, तो डेल्टा एस टोटल जो आती है आपकी, वो आती है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। और अगर ऐसा होता है तो डेल्टा एस टोटल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो इन टोटल एंट्रोपी जो है आपकी पॉजिटिव है, यानी कि स्पॉन्टेनियस है। अब आप ऐसे स्पॉन्टेनियस बता दो या डेल्टा जी की वैल्यू निकाल के बता दो, दोनों तरीके ठीक है। एनसीईआरटी ने तो सिस्टम और सराउंडिंग वाले तरीके से बताया है। मैं आपको ये और बता देता हूँ, ये डेल्टा जी सिस्टम और सराउंडिंग का काम कैसे करता है। देखो नोट में लिख लो, डेल्टा एस होता है हीट फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, ये सिस्टम के लिए। एक डेल्टा एस होता है सराउंडिंग का, हीट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग, इन दोनों को ऐड कर दो तो डेल्टा एस टोटल बनता है, और वो बनता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, तो जब यहां से काम चल रहा है तो हमने हीट ऑफ सराउंडिंग के फॉर्मूले को चेंज क्यों किया। हम सिस्टम की हीट तो जान सकते हैं, सराउंडिंग की हीट हम नहीं पता लगा सकते, तो हमने क्या किया, सराउंडिंग की हीट को कन्वर्ट कर दिया माइनस डेल्टा एच में, माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे इस बात को। अगर कोई आपसे पूछे टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या है, तो आप कहोगे वो है डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू सिस्टम की प्लस सराउंडिंग की। सिस्टम की हीट हम जानते हैं, सराउंडिंग की हीट हम नहीं जानते। सराउंडिंग की हीट हम नहीं जानते, तो हमने कहा जो सराउंडिंग की हीट है वो इक्वल होती है माइनस ऑफ एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, उसको उससे कन्वर्ट कर दो, तो डेल्टा एस टोटल आ जाएगा क्यू सिस्टम का प्लस माइनस ऑफ डेल्टा एच सिस्टम डिवाइडेड बाय टी। तो डेल्टा एस टोटल आएगा क्यू सिस्टम बाय टी माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाय टी। ये ध्यान रखेंगे कि सराउंडिंग के लिए चेंज इन एंट्रोपी होती है माइनस ऑफ डेल्टा एच ऑफ सिस्टम ऑफ डिवाइड बाय टी। इस पे आपका एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, देखो क्या कहता है।
क्वेश्चन कहता है, अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, कहता है कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग व्हेन 1 mole of H2O is formed under standard condition of this। तो आप क्या करोगे, डेल्टा एच एफ दे रखा है आपको, फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी दे रखी है, अच्छा स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर, ध्यान रखना 273 नहीं है, और डेल्टा एस सिस्टम का मतलब माइनस ऑफ डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टी। क्वेश्चन हो गया, खत्म क्वेश्चन। बेटा ये गलती से सिस्टम को सराउंडिंग, ये लो, ये सराउंडिंग है बेटा, डेल्टा एस सराउंडिंग, तो डेल्टा एस सराउंडिंग हुआ माइनस ऑफ डेल्टा एच बाय टी माइनस ऑफ 286 डिवाइडेड बाय 298। क्वेश्चन खत्म।